To all of you, myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Series 7 20 MCQ questions on administration and finance. And in this part, I will clearly clarify earned leave and central government employees group insurance scheme. My friends, two principal exams around the corner. One is UPSC principal exam and another one Ekalavya model residential school principal exam. Also, this series also useful for KVS and NVS principal exam. So definitely it will be useful for you. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So please see the video till the end. Definitely you can get some exciting questions. Now I am going to discuss. First one, what is the maximum number of days of earned leave that can be granted to a government servant at a time in one spell? Four options: 90 days, 120 days, 180 days, 300 days. Answer is option C, 180 days. ये आपको यहाँ पर याद रखना है. One spell at a time, maximum number of days EL that can be granted, it is 180 days. Earned leave के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लीजिए, तो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा EL के ऊपर. Earned for duty and leave period, 15 days advance credit on January and July. Non-vacational staff, you know that they are getting 30 EL during a year. First 6 months it is 15 days and next 6 months it is 15 days. Clear? So in advance in month of January 15 days credited, and similarly in advance in month of July another 15 EL credited. Maximum earning 30 days per year, it is for non-vacational staff. Credit for one complete month, it is 5/2 or 2.5 days. यहाँ पर याद रखना है for complete month, for complete calendar month it is 2.5 days. ओके, मंथ कंप्लीट नहीं होगा तो उस मंथ में 2.5 डेज EL क्रेडिट नहीं होगा, राइट. क्रेडिट फॉर फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे, दैट इज टू से 7.5 डेज उसको माना जाएगा 8 डेज. व्हेन एन एम्प्लॉई इज ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और डाइज नॉन इन ए हाफ ईयर, देन एडवांस क्रेडिट ऑफ EL फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर shall be reduced by 1/10. ओके, 1/10 ऑफ EOL और डाइज नॉन. तो यहाँ पर याद रखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव केस में और डाइज नॉन अनऑथराइज एब्सेंस, इस केस में जितना दिन एम्प्लॉई कंसर्न एम्प्लॉई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में रहेगा और अनऑथराइज एब्सेंस में रहेगा तो उसका 1/10 डेबिट हो जाएगा. जो नेक्स्ट हाफ मंथ में जो एडवांस क्रेडिट होगा उसका 1/10 डेबिट हो जाएगा. एक एग्जांपल देता हूं. सपोज फर्स्ट हाफ में 40 डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और डाइज नॉन में चला गया, तो 40 डेज का 1/10 4 है. जो सेकेंड हाफ में, जैसे सेकेंड हाफ मीन्स जुलाई में जब एडवांस क्रेडिट होगा तब 11 EL क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और डाइज नॉन के वजह से जो एडवांस EL क्रेडिट होगा वो जितना दिन का UOL और डाइज नॉन है उसका 1/10 जो एडवांस क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. Next one, on the date of removal or dismissal from the service at the rate of 2.5 days per month for each completed calendar month,
up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service. Suppose नवंबर मंथ में कंसर्न एम्प्लॉय को सर्विस से रिमूव कर दिया गया और डिसमिस कर दिया गया, तो इसका जो ईएल क्रेडिट होगा वो अक्टूबर तक होगा। ओके, क्योंकि नवंबर में उसको रिमूव कर दिया गया और डिसमिस कर दिया गया, तो जो भी ईएल क्रेडिट होगा, ठीक है, अप टू अक्टूबर तक होगा। इन केस ऑफ डेथ 2.5 days per month इंक्लूडिंग द मंथ ऑन which डेथ हैपेंड विल बी कंसिडर्ड। जिस मंथ में, कोई भी डेट में कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उस मंथ का ईएल क्रेडिट होगा। भाई 2 जो पर कैलेंडर मंथ में, जैसे नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए 2.5 days पर कैलेंडर मंथ में ईएल क्रेडिट होता है, वैसा ही जिस मंथ में कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ होगा उस मंथ का ईएल क्रेडिट होगा। 180 days एट वन टाइम, वन स्पेल में वन मैक्सिमम 180 days ईएल लिया जा सकता है। 300 days इन केस ऑफ लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, एलपीआर, जस्ट रिटायरमेंट के पहले, जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन, कंसर्न एम्प्लॉई 300 days ईएल ले सकता है, उसको कहा जाता है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। नेक्स्ट वन पॉइंट 10 में देख लीजिए, 300 days इन केस ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स if the entire leave or a portion of it is spent outside India like Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, but the leave spent in India does not exceed 180 days। जो ग्रुप है ऑफिसर से, वो जो अर्न लीव स्पेंड करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, मगर इंडिया में मैक्सिमम 180 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? इंडिया, इट मीन्स विद इन इंडिया मैक्सिमम 180 days ईएल कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल। यदि वो ग्रुप पे ऑफिसर आउटसाइड में, अब्रोड में वो ईएल अवेल करता है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा 300 days। क्लियर? पॉइंट 11, while limiting the maximum of 300 days where the balance at credit is 286 to 300 days, ये जो पॉइंट 11 है, जो हमारा सर्विस बुक में ईएल क्रेडिट होता है वो मैक्सिमम 300 days होगा। सपोज एक एग्जाम्पल यहां पर दिया है, सपोज मेरा एग्जाम्पल सुन लीजिए। सपोज अभी आपका ईएल 296 है, ओके, ये 2021 नवंबर मंथ है, तो ऑलरेडी एडवांस ईएल क्रेडिट हो चुका है, ऑलरेडी 296 ईएल है। दिसंबर 31 के अंदर कंसर्न एम्प्लॉई और कोई ईएल अवेल नहीं करेगा, तो फिर जनवरी 1, इट मीन्स इन मंथ ऑफ जनवरी 2022 फर्स्ट हाफ के लिए 15 ईएल क्रेडिट हो जाएगा। तो जो 15 ईएल क्रेडिट होगा वो ऑलरेडी 296 ईएल है, तो और जो 15 ईएल क्रेडिट होगा वो कैसे लिखा जाएगा ना, 300 + 11। क्लियर? क्योंकि जो मैक्सिमम ईएल खाते में होता है वो 300, तो मेरा एग्जांपल में वो 311 लिखा जाएगा, 300 + 11, और उसको जनवरी टू जून 30 के अंदर वो 11 ईएल को अवेल किया जाएगा। अदरवाइज फिर नेक्स्ट हाफ, जो सेकेंड हाफ होगा 2022 का, और 15 ईएल फिर एडवांस क्रेडिट किया जाएगा। सपोज अभी 300 + 11 है, आप फर्स्ट हाफ में ईएल अवेल नहीं किया, तो जो सेकेंड हाफ में 15 ईएल एडवांस क्रेडिट होगा तो वो 300 + 15 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगेन सेकेंड हाफ में आपको 15 ईएल को अवेल करना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा खाते में मैक्सिमम ईएल 300 डेज होना चाहिए, और उससे कोई एडवांस मिलता है तो प्लस होकर होगा अप टू 15 तक, और उसको उसी हाफ में खत्म करना है। राइट? अर्न लीव कैन बी अवेल्ड ऑन कंबाइन विथ अदर लीव्स एक्सेप्ट कैजुअल लीव।
अर्न लीव सभी लीव्स के साथ कंबाइन हो सकता है, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। इस केस में हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड टू ईएल। तो हॉलीडेज प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड होगा ईएल के साथ। मगर आप ईएल लिया है और इन्हें तो मिडिल कुछ संडेज हॉलीडेज आता है, वो भी ईएल में काउंट होगा। तो संडेज और हॉलीडेज फॉलिंग इन बिटवीन ईएल आर ट्रीटेड एज ईएल। मैक्सिमम एडमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम 15 डेज ईएल है। ज्वाइनिंग टाइम आपका ट्रांसफर हुआ, आपको सपोज मैक्सिमम 15 डेज ईएल मिल रहा है और आप उसे कितना ईएल अवेल करते हो, और जो बाकी बचेगा वो आपका खाते में, आपका सर्विस बुक में जहां पर ईएल रिकॉर्ड है वहां पर ऐड हो जाएगा। ओके, इफ इट इज नॉट फुली यूटिलाइज देन अनअवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम शैल बी क्रेडिटेड टू ईएल अकाउंट, बट टोटल क्रेडिट ऑफ ईएल एंड अनयूटिलाइज ज्वाइनिंग टाइम शैल नॉट एक्सीड 300 डेज। राइट, यदि सेम स्टेशन में ट्रांसफर होता है तो 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। राइट, सेम स्टेशन में ट्रांसफर होता है, 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और वो ज्वाइनिंग टाइम को अवेल नहीं किया जाएगा तो वो ईएल खाते में वो क्रेडिट नहीं होगा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेम स्टेशन में ट्रांसफर होता है, एक 1 डे का ईएल मिलता है और उसको अवेल नहीं किया जाएगा, वो ईएल खाते में क्रेडिट नहीं होगा। EL should not ordinarily be denied to any employee, especially in the last 10 years of his career. लास्ट 10 ईयर सर्विस में किसी को EL के लिए मना नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, अभी थोड़ा LTC के ऊपर आएंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन में मैक्सिमम लीव एनकैशमेंट ऑफ EL फॉर LTC ऑन 1 ओकेजन 10 डेज है। पर्टिकुलर एक 1 ओकेजन में हम मैक्सिमम 10 डेज EL को हम इनकैश कर सकते हैं। एंटायर सर्विस में हम 60 डेज ईएल को एलटीसी के लिए इनकैश कर सकते हैं। मगर जब भी एक ओकेजन में आप ईएल इनकैश करोगे तब आपका बैलेंस 30 ईएल होना चाहिए। आपका जो मिनिमम बैलेंस वो 30 ईएल होना चाहिए। राइट, यदि आप अभी एलटीसी में जा रहे हो, चाहे होम टाउन और ऑल इंडिया, आप 10 डेज ईएल को आप इनकैश करना चाहते हो तो आप देख लीजिए 10 डेज ईएल इनकैश करने के बाद क्या आपका खाते में 30 ईएल है कि नहीं। अदरवाइज आपको 10 डेज नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है, मगर मिनिमम बैलेंस 30 डेज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 10 डेज ईएल इनकैश्ड ऑन 1 ओकेजन ऑफ अवेलिंग बोथ होम टाउन एंड ऑल इंडिया एलटीसी। तो एक पर्टिकुलर ओकेजन में, जैसे एक 4 ईयर ब्लॉक पीरियड में हमको 2 बार एलटीसी मिलता है, 2 ईयर्स में, फर्स्ट 2 ईयर्स देन नेक्स्ट 2 ईयर्स। फर्स्ट 2 ईयर्स में हम होम टाउन एलटीसी लिया हमारा फैमिली के साथ, तो नेक्स्ट जो 2 ईयर्स है हमको ऑल इंडिया एलटीसी लेना पड़ेगा। प्रत्येक ओकेजन में हम मैक्सिमम 10 डेज ईएल को इनकैश कर सकते हैं। एंटायर सर्विस पीरियड में 60 ईएल हम इनकैश कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर ओकेजन में हम जब ईएल इनकैश करेंगे तब हमारा बैलेंस मिनिमम 30 होना चाहिए। और इसमें जो ईएल इनकैश हो रहा है उसका कोई संबंध नहीं है कि रिटायरमेंट के टाइम में आपका सपोज ईएल 300 डेज है तो वो इनकैश होगा। तो ये 60 डेज वो अलग है, ठीक है। और रिटायरमेंट के टाइम में ये 60 डेज का जो इनकैश हुआ एलटीसी के लिए वो उसमें ऐड नहीं होगा, वो अलग होगा। तो रिटायरमेंट के टाइम में आपको देखा जाएगा कि कितना ईएल आपका खाते में है, तो उतना इनकैश होगा। और यहां पर लीव सैलरी जो है वो बेसिक पे प्लस डीए, राइट। जो लीव सैलरी है वो बेसिक पे प्लस डीए होता है, राइट। तो पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव ईएल टू द, जो लीव सैलरी है यहां पर पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। आप लीव के लिए प्रोसीड कर रहे हो, ऑन लीव के लिए, उसके पहले जो आपका पे था वही पे ड्रॉन होगा, उसको हम लीव सैलरी बोलेंगे। ईएल टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल और रिजिग्नेशन एक्सेप्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस।
यहाँ पर है जब डिसमिस हो जाएगा एक कंसर्न एम्प्लॉय और रिमूव कर दिया जाएगा और रेजिग्नेशन वो दे देगा सर्विस से, तभी से उसका ईएल जो क्रेडिट होता है वो बंद हो जाएगा। मगर कुछ ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है वो बंद नहीं होगा। आप देख लीजिए, व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर टेकिंग अप ए न्यू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब जब टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट को जा रहे हो, ओके, सेम कैडर में और कोई डिपार्टमेंट को जा रहे हो, तो वहां पर एक्चुअली लाप्स वो एज यूजुअल ईएल क्रेडिट होगा टेक्निकल रेजिग्नेशन में। फिर एन एम्प्लॉय डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इज रीइंस्टेटेड ऑन अपील और रिवीजन। सपोज आपको डिसमिस रिमूव कर दिया गया मगर फिर आपका रीइंस्टेट हो गया अपील और रिवीजन की वजह से, तो वहां पर एज यूजुअल ईएल क्रेडिट होगा। फिर एन एम्प्लॉय हैविंग रिटायर्ड ऑन कंपेंसेशन और इनवैलिड पेंशन और ग्रेचुइटी इज रीएम्प्लॉयड। यदि एम्प्लॉय को रिटायर्ड ऑन कंपेंसेशन, सपोज बोलते हैं कि जैसे आपका पोस्ट अबोलिश हो गया और आपको कोई लोअर पे पोस्ट दिया गया, आप रेजी नहीं हुए लोअर पोस्ट में काम करने के लिए, उस केस में तो कंपेंसेशन पेंशन मिलता है। और कभी कभी इनवैलिड पेंशन सब फिजिकली अनफिट के वजह से भी कंसर्न एम्प्लॉय को रिटायर्ड होना पड़ता है। और ग्रेचुइटी यदि फिर रीएम्प्लॉयड होता है एज यूजुअल फिर ईएल क्रेडिट होगा। प्रोबेशनर के लिए आफ्टर 12 मंथ्स और 1 ईयर, जो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली ईएल क्रेडिट है, तो फर्स्ट ईयर पूरा 12 मंथ्स के बाद ईएल क्रेडिट होगा प्रोबेशनर के लिए, और क्रेडिट होगा। सपोज इसी फर्स्ट ज्वाइन कर रहे हो, इसी जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपका खाते में इमीडिएटली नहीं होगा, मगर सेकेंड ईयर जब आपका फर्स्ट ईयर का ईएल सेकेंड ईयर में क्रेडिट होगा। तो आपको याद रखना है आफ्टर 12 मंथ्स और 1 ईयर ईएल इज क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट लाइक अदर एम्प्लॉइज एज यूजुअल। माना मगर सेकेंड ईयर जब क्रेडिट होगा वो फर्स्ट ईयर जो आप काम किया है उसका ईएल भी क्रेडिट होगा, मगर फर्स्ट ईयर में आपको ईएल आपका खाते में क्रेडिट नहीं होगा। थोड़ा वैकेशनल स्टाफ आएंगे। वैकेशनल स्टाफ के लिए 10 डेज ईएल एवरी ईयर 10 डेज है ईएल। वो एडवांस क्रेडिट वैसा ही होता है जनवरी जुलाई में 5 डेज। कंप्लीट मंथ क्रेडिट फॉर 1 कंप्लीट मंथ 5/6 डेज। ओके, वहां पर जैसे 5/2 था 2.5 डेज था, यहाँ पर 5/6 डेज। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और डायज नॉन हो जाता है सपोज फर्स्ट हाफ में, उसका 1/30 डेबिट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट हाफ में जो क्रेडिट होगा उससे जो 5 ईएल क्रेडिट होगा उसके डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना। 1/30 वहां पर जो था नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए 1/10 ऑफ यूएल और डाइज नॉन इज डेबिटेड फ्रॉम द एडवांस क्रेडिट ऑफ ईएल। ओके, बट हियर 1/30 ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और डाइज नॉन, okay, subject to a maximum of 5 days shall be reduced from the EL to be credited for the next half year, right? Leave encashment for government servant quitting service on resignation or quitting service. Leave encashment of EL subject to a maximum of 150 days. Resignation और quitting service में जो लीव एनकैशमेंट होगा वो 150 डेज, मैक्सिमम 150 डेज ईएल एनकैश होगा, और वहां पर एचपीएल एनकैश नहीं होगा। मगर अदर केस में हम जानते हैं जैसे रिटायरमेंट के टाइम में हमारा वो जो रूल है वो 300 डेज ईएल एनकैश होगा। ओके, 300 डेज ईएल एंड एचपीएल एज यूजुअल रिटायरमेंट के टाइम में, याद रखिए 300 डेज ईएल एंड एचपीएल इनकेस होगा, राइट। सपोज आपका 270 ईएल है तो 270 ईएल इनकेस होगा, और जो बाकी 30 होगा वो एचपीएल होगा। ओके, बाकी 30 एचपीएल जो लीव सैलरी है, हाफ पे लीव में बेसिकली लीव सैलरी का हाफ मिलता है, तो वो बाकी सपोज आपका रिटायरमेंट के टाइम में आपका 240 ईएल है, 240 ईएल है और आपका खाते में 100 एचपीएल है, तो 240 ईएल इनकेस हो जाएगा, और जो बाकी 60 होगा वो एचपीएल 60 एचपीएल, उसको कम्यूट नहीं किया जाएगा, 60 एचपीएल इनकेस होगा। और हम जानते हैं एचपीएल में हमको हाफ लीव सैलरी मिलता है। अभी समझ में आया? तो ये है। मगर यहां पर जब आप रिजाइन कर देते हो और सर्विस क्विट कर देते हो, ओके, तो इस केस में आपको मैक्सिमम 150 डेज ईएल मिलेगा, और यहां पर एचपीएल इनकैश नहीं होगा। जैसे रिटायरमेंट के टाइम में बताया कि आपका सपोज, और एक एग्जांपल देता हूं, आपका रिटायरमेंट के टाइम में आपका 230 ईएल है,
और अराउंड 120 HPL है, तो 230 EL इनकेस हो जाएगा, और बाकी जो 70 है वो 70 HPL इनकेस होगा, राइट। 70 HPL, आपका 120 HPL है मगर 70 HPL इनकेस होगा, और HPL हाफ पे लीव में हाफ लीव सैलरी मिलता है, ठीक है। तो वैसा ही रिटायरमेंट के टाइम में 300 days EL एंड HPL मस्ट बी एनकैस्ड, बट इन केस ऑफ क्विटिंग सर्विस और रिजिग्नेशन only maximum 150 days EL is encased, or there is no encashment of HPL, right। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स एडमिसिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग LTC। हम जानते हैं कि LTC टाइम में एक पर्टिकुलर ओकेजन में हमको मैक्सिमम 10 EL हम एनकैश कर सकते हैं, और मगर हमारे खाते में मिनिमम बैलेंस 30 EL होना चाहिए, और पूरा सर्विस में हम 60 EL इनकैश कर सकते हैं LTC के लिए। तो यहाँ पर जो लीव सैलरी मिलेगा वो 4 ऑप्शन है, पे प्लस DA ओनली, पे DA एंड HRA, पे ओनली, पे प्लस अदर अलाउंसेस। तो यहाँ पर पे प्लस DA ओनली, बेसिक पे प्लस DA, तो आंसर इज बिट ए। जो लीव एनकैशमेंट होगा LTC टाइम में एक पर्टिकुलर ओकेजन में वो बेसिक पे प्लस DA, आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टर्मिनेटेड बाय नोटिस बी एलिजिबल फॉर कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ EL एंड HPL एट हिज क्रेडिट। तो ये जो आंसर है यहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट का टर्मिनेट हो रहा है बाय नोटिस, ओके, जैसे 3 months नोटिस होता है। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टर्मिनेटेड बाय नोटिस बी एलिजिबल फॉर कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ EL एंड HPL एट हिज क्रेडिट। यहां पर दिया है 4 ऑप्शंस है। एस एलिजिबल फॉर EL ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट, एस एलिजिबल फॉर बोथ EL एंड HPL सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 150 days, एस एलिजिबल फॉर बोथ EL एंड HPL सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 days, एस एलिजिबल फॉर HPL ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट, आंसर इज बिट सी। यहाँ पर भी वही जैसे रिटायरमेंट के टाइम में होता है, जो EL एंड HPL वो मैक्सिमम 300 days EL एंड HPL, ओके, वो इनकैश होगा। यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनेट हो रहा है बाय नोटिस हो रहा है, तो आंसर इज बिट सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा लीव एनकैशमेंट के ऊपर देख लीजिए। फॉर अर्नड लीव जो लीव एनकैशमेंट होगा वो पे प्लस DA ओनली होगा, हाफ पे लीव में हाफ होगा। सुपर एनुएशन में मैं अभी बताया था जो लीव एनकैशमेंट ऑफ EL एंड HPL मैक्सिमम 300 days, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वन, ऑन एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट बियॉन्ड द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन के बाद पब्लिक इंटरेस्ट के वजह से आपका सर्विस एक्सटेंशन हुआ था, तो वो एक्सपायरी हुआ, तो इस केस में भी EL एंड HPL आर हेल्ड ड्यूरिंग सच पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 days। यहाँ पर भी EL HPL जो इनकेस होगा वो मैक्सिमम 300 days होगा। ऑन वॉल्यूंटरी और प्री मैच्योर रिटायरमेंट, वॉल्यूंटरी और प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी EL एंड HPL आर हेल्ड ड्यूरिंग सच पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 days। Again same thing, 300 days EL and HPL can be encashed, okay, maximum 300 days EL and HPL, voluntary or premature retirement। Employee becoming permanently incapacitated or invalid for service, यहाँ पर भी maximum 300 days EL and HPL can be encashed। On termination of service by notice, अभी मैं बताया था, जो जब नोटिस बाय नोटिस एक्चुअली सपोज कंसर्न एम्प्लॉय का जॉब को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 300 days EL and HPL कैन बी एनकैस्ड। यहाँ पर जो है ऑन रेजिग्नेशन और क्विटिंग सर्विस, रेजिग्नेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन में प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल रेजिग्नेशन में तो आपका वो जितना भी EL है पेरेंट डिपार्टमेंट वो ट्रांसफर हो जाएगा, मगर यहाँ पर ऑन रेजिग्नेशन और क्विटिंग सर्विस में जो एनकैशमेंट के ऊपर है वो ओनली 150 EL एनकैश होगा। जैसे अदर केस में 300 days EL एंड HPL कैन बी एनकैस्ड, बट हियर ये जो केस में ऑन रेजिग्नेशन और क्विटिंग में 150 days EL एनकैश होगा, और यहाँ पर कोई HPL एनकैश नहीं किया जाएगा। सिमिलरली ऑन टर्मिनेशन फॉर री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आपका री एम्प्लॉयमेंट हुआ था और वो टर्मिनेशन हो रहा है, तो लीव एनकैशमेंट ऑफ EL एंड HPL एट हिज क्रेडिट अप टू मैक्सिमम ऑफ 300 days, और इंक्लूडिंग लीव एनकैश्ड अर्लियर ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम में भी आप लीव एनकैश कर चुके हो, तो उसको मिलाकर वही मैक्सिमम 300 days EL एंड HPL कैन बी एनकैश्ड। ऑन ऑब्जर्प्शन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज,
Leave encashment of EL to his credit on the date of permanent absorption applied through proper channel up to maximum of 300 days is allowed. On death while in service, leave encashment for EL and HPL at his credit up to a maximum of 300 days shall be allowed to the members. डेथ सर्विस में जब डेथ हो जाता है कंसर्न एम्प्लॉय का, वहाँ पर भी 300 डेज मैक्सिमम 300 डेज EL एंड HPL जो भी उसका क्रेडिट में है, ओके, एम्प्लॉय का क्रेडिट में है जिसका डेथ हो गया उसका, तो ये मैक्सिमम 300 डेज EL एंड HPL कैन बी एनकास्ट एंड इट कैन बी एनकास्ट बाय द मेंबर्स. तो किसको किसको मिलेगा मेंबर के हिसाब से? फर्स्ट विडो और द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो. नेक्स्ट आएगा द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और एन अडॉप्टेड सन. ठीक है, ये तो 300 डेज EL मैक्सिमम 300 डेज एंड EL एंड HPL एनकैश होगा जो फैमिली मेंबर्स. इसी तरीके से ऑर्डर है. फर्स्ट वन विडो और द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो, नेक्स्ट वन द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और एन अडॉप्टेड सन, देन द एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर. नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड डॉटर. नेक्स्ट आएगा द फादर, देन मदर, देन द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिड डॉटर. ओके, ये से हो गया. और नेक्स्ट द एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, माइनर ब्रदर. द एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर, देन द एल्डेस्ट सर्वाइविंग widowed सिस्टर. नेक्स्ट द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द एल्डेस्ट प्री डिसीज्ड सन. राइट, तो इसके हिसाब से इसी ऑर्डर में जो लीव एनकैशमेंट मिलेगा फैमिली में इसी ऑर्डर में मिलता है. राइट, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ऑन 31st जुलाई फोरनून, हाउ मेनी डेज ऑफ EL विल ही बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द हाफ ईयर? तो हम जानते हैं जो ये सेकेंड हाफ ईयर जो है, जो सेकेंड हाफ ईयर के लिए जुलाई में एडवांस क्रेडिट होता है 15 डेज नॉन वैकेशनल स्टाफ के लिए, और जो वैकेशनल स्टाफ है 5 डेज. तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया तो हम नॉन वैकेशनल स्टाफ लेंगे. और यहाँ पर दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट हो रहा है 31 जुलाई फोरनून में, तो पूरा तो कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ. हाँ, वो आफ्टरनून 31 जुलाई आफ्टरनून होता तो पूरा जुलाई मंथ फुल कैलेंडर मंथ होता, मगर यहाँ पर 31 जुलाई फोरनून हो रहा है तो इट मीन्स 31 काउंट नहीं होगा, तो इट मीन्स 30 पूरा कैलेंडर मंथ नहीं होगा. हाउ मेनी डेज ऑफ EL विल ही बी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर? तो इसमें कोई EL क्रेडिट नहीं होगा, नील होगा, क्योंकि जुलाई को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट कैलेंडर मंथ के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट काम नहीं किया, क्योंकि 31 जुलाई फोरनून में उसका वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट हो रहा है, मीन्स 31 जुलाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. अच्छा, 31 जुलाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस पूरा कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ. ओके, तो उस मंथ में एक्चुअली EL क्रेडिट नहीं होगा. आंसर इज B, D. क्वेश्चन नंबर 5. इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स ऑन 30th December, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर? यहाँ पर भी हम मानेंगे कि नॉन वैकेशनल स्टाफ 30th December, तो दिसंबर मंथ को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट कैलेंडर मंथ नहीं हुआ. ओके, 30th December में रेजिग्नेशन हो रहा है, तो हम जुलाई टू नवंबर, इट मीन्स 5 मंथ्स के लिए. तो हम जानते हैं कि एवरी कैलेंडर मंथ में 2.5 डेज EL क्रेडिट होता है, तो 2.5 × 5 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12.5 तो नेक्स्ट ओके होल नंबर होगा, 12.5 का नेक्स्ट होल नंबर वो 13 होगा, तो यहाँ पर 13 डेज EL एक्चुअली क्रेडिट होगा. राइट, सेकेंड हाफ ईयर में. आंसर इज B. राइट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6. अभी कुछ GFR जनरल फाइनेंशियल रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शनड ग्रांट्स? जो ग्रांट्स सैंक्शन हुआ है तो वो एक्सपेंडिचर को कौन कंट्रोल करेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है. डिस्पर्सिंग ऑफिसर, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज B, D. ओके, द डिस्पर्सिंग ऑफिसर, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, all are having responsibility to control of expenditure against the sanctioned grants. Answer is B, D. Next, another one GFR question. For drawal of money by a DDO, drawing and disbursing officer, DDO, when a single bill includes charges falling under 2 or more object heads, which of the following procedure is to be followed? एक सिंगल बिल है मगर 2 और मोर ऑब्जेक्ट हेड्स है,
ओके, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? द बिल शुड बी क्लासिफाइड ओनली अंडर द मेजर हेड, चार्जेस शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड हुज शेयर इज हायर, चार्जेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट हेड्स, चार्जेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली ओवर द रेस्पेक्टिव हेड्स। तो यहाँ पर आंसर डी होगा, चार्जेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली ओवर द रेस्पेक्टिव हेड्स। ठीक है, एक सिंगल बिल है, डिफरेंट हेड्स है, तो वहाँ पर जो चार्जेस होगा वो एक्यूरेटली रेस्पेक्टिव हेड में मेंशन होना चाहिए। आंसर इज बी डी। नेक्स्ट अनदर जीएफआर क्वेश्चन, जनरल फाइनेंशियल रूल क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द अलॉटमेंट। जितना अलॉटमेंट हुआ है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ तो उसको कौन अप्रूवल देगा? ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, डीडीओ, बी हेड ऑफ ऑफिस, चीफ ऑफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द बजट सेक्शन। यहाँ पर आंसर बिट सी, चीफ ऑफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। ओके, चीफ ऑफ अकाउंटिंग अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द अलॉटमेंट। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 9, हुज ऑर्डर इज नेसेसरी टू ऑथराइज एनी पेमेंट बाय द डिस्पर्सिंग ऑफिसर in excess of the funds placed at his disposal. Whose order is necessary to authorize any payment by the disbursing officer in excess of the funds placed at his disposal? Suppose DDO जो है, इसका फाइनेंशियल पावर है, उसको जितना फंड डिस्पोजल करने के लिए दिया गया है उससे ज़्यादा वो सपोज खर्च कर दिया कि पेमेंट कर दिया, तो इस केस में किसका ऑर्डर नेसेसरी है? ओके, किसका ऑर्डर नेसेसरी है? जो जितना अमाउंट फंड दिया गया है डिस्पोजल करने के लिए उससे ज़्यादा फंड को डिस्पोजल किया जा सकता है, मगर किसका ऑर्डर चाहिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री, अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू व्हिच ही इज सबऑर्डिनेट, नो ऑर्डर इज नेसेसरी। आंसर इज बिट सी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू व्हिच ही इज सबऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 10, हु विल मेंटेन द लाइबिलिटी रजिस्टर फॉर इफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। जो भी लाइबिलिटी रजिस्टर है, लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर मीन्स, लाइबिलिटी रजिस्टर मीन्स इट मस्ट बी ओब्लाइज टू पे इन फ्यूचर। जैसे लाइबिलिटी एक बोरोइंग है, बोरो किया गया है तो वो लाइबिलिटी रजिस्टर में होगा। और ऐसे कुछ मशीन फेसिन हायर किया है उसको पेमेंट करना पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी रजिस्टर में मेंशन होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर है उसको कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। आंसर इज बिट ए, कंट्रोलिंग ऑफिसर। ओके, जो लाइबिलिटी रजिस्टर में है जो एक्सपेंडिचर होगा हमको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, द कंसर्न ऑफिस मस्ट बी ओब्लाइज्ड, द कंसर्न डिपार्टमेंट मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इन फ्यूचर। तो उस केस में एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम है जो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेगा। आंसर इज बिट ए। ये भी जनरल फाइनेंशियल रूल का क्वेश्चन था। अभी आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, CGEGIS मैं बोला था, ये भी इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट डाटा दे दूंगा आपको। द CGEGI स्कीम इज कंपल्सरी टू ऑल दोज एम्प्लॉइज हु एंटर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर, तो ऑप्शन दिया गया है 1 दिसंबर 1986, 1 जनवरी 1982, 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1981। आंसर इज बिट सी, 1 नवंबर 1980। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो कंपल्सरीली वो CGEGIS जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा कंपल्सरीली। ये कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 1980। आंसर इज बिट सी। अभी पूरा डाटा देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर। स्कोप है होली कंट्रीब्यूटिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, ये मंथली सब्सक्राइब होता है। प्रोवाइड्स ट्विन बेनिफिट्स, इसमें 2 बेनिफिट मिलता है, एक डेथ टाइम में और एक रिटायरमेंट के टाइम में, इसलिए प्रोवाइड्स ट्विन बेनिफिट्स, लो कॉस्ट में ये बेनिफिट मिलता है। अप्लाई इसके लिए होता है टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉइज, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंटीन एम्प्लॉइज। डज नॉट अप्लाई टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, के लिए अप्लाई नहीं होगा। एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूटी यूनियन टेरिटोरीज, ऑटोनोमस बॉडीज, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑन डेपुटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब एम्प्लॉइज का डेपुटेशन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा।
चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यूनियन टेरिटोरीज एम्प्लॉयज़ की, ऑटोनोमस बॉडीज एम्प्लॉयज़ की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़, उनका डेपुटेशन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी काम कर रहे हैं डेपुटेशन में, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। कैजुअल लेबर्स के लिए लागू नहीं होगा, पार्ट टाइम एंड एड हॉक एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं होगा। इसको एनरोलमेंट सभी समय 1 जनवरी में किया जाता है। एम्प्लॉयज शैल बी एनरोल्ड एज मेंबर ऑफ द CGEGIS ओनली फ्रॉम 1 जनवरी एवरी ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1982। तो 1 जनवरी 1982 से ये आ रहा है कि जब भी मेंबर होकर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वो 1 जनवरी से होगा। एम्प्लॉयज शैल बी एनरोल्ड एज मेंबर ऑफ द CGEGIS ओनली फ्रॉम 1 जनवरी एवरी ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1982। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलर प्रमोशन, यदि रेगुलर प्रमोशन होता है, वैसे ही आपका हायर पोस्ट में सपोज आपका प्रमोट हो गया, तो इस केस में आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, मगर जो सब्सक्रिप्शन डेबिट होगा वो अगेन 1 जनवरी से होगा। सपोज इसी ईयर आपका कोई भी मंथ में, जैसे सितंबर, अक्टूबर की, अप्रैल, मई में आपका सपोज प्रमोशन हो गया और आप हायर पोस्ट में चले गए, तो इसके लिए आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो थोड़ा राइज करेगा, वो ज़्यादा होगा, तो वो सब्सक्रिप्शन डेबिट होगा फिर अगेन जो नेक्स्ट 1 जनवरी से। In the event of regular promotion of an employee from one group to another, his subscription shall be raised from the next anniversary, means 1 जनवरी से, नेक्स्ट जो है 1 जनवरी से फिर आपका सब्सक्रिप्शन बढ़कर वो डेबिट होगा। The CGEGIS will not apply to persons recruited under central government after attaining the age of 50 years। 50 years के बाद कोई पर्सन का रिक्रूटमेंट होता है तो वो इस स्कीम में नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट। इंश्योरेंस एंड सेविंग फंड्स, ए पोर्शन ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज क्रेडिटेड टू द इंश्योरेंस फंड एंड अदर पोर्शन ऑफ द सेविंग फंड। दो फंड में जाता है, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है मंथली सब्सक्रिप्शन, वो एक पार्ट इंश्योरेंस फंड को जाता है और एक पार्ट सेविंग फंड को जाता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट टू द बैलेंसेस इन द इंश्योरेंस फंड, तो कुछ पार्ट जैसे 70-30 है, सेविंग फंड को 70% ऑफ सब्सक्रिप्शन जाएगा और इंश्योरेंस फंड में 30% जाएगा। और ये जो इंश्योरेंस फंड में जाता है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज़ इक्विवेलेंट टू पेड ऑन पोस्ट ऑफिसेस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, आपको याद रखना है। और जो सेविंग फंड है, जो सेविंग फंड में आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसका 70% सेविंग फंड में जाता है। तो सेविंग फंड अर्न्स इंटरेस्ट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसको याद रखना है। सेविंग फंड अर्न्स इंटरेस्ट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली। और जो दोनों फंड है, सेविंग आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसका 70% सेविंग फंड में जाएगा और 30% इंश्योरेंस फंड में जाएगा। रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ए मंथ विल बी इफेक्टेड फ्रॉम पे फॉर दैट मंथ। जो हमारा पर्टिकुलर मंथ का जो पे से वो सब्सक्रिप्शन रिकवरी होता है। इंश्योरेंस कवर विल बी पेड टू द फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज इन द फॉलोइंग केसेस। जब कोई कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, कि वो सुइसाइड कर लेता है, को एम्प्लॉयज मिसिंग हो जाता है, तब इंश्योरेंस कवर में जो इट मीन्स फैमिली मेम्बर्स जितना एंटाइटल है फैमिली मेम्बर को दे दिया जाएगा, ठीक है। डेथ, सुइसाइड एंड मिसिंग एम्प्लॉयज। द डीडीओ, ये क्वेश्चन आता है, कौन सब्सक्रिप्शन को रिकवर करता है ना? डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। बेसिकली स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्रिंसिपल होते हैं। द डीडीओ, जिसका फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर उसको दिया जाता है 1978 के हिसाब से। तो डीडीओ शैल रिकवर द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बीइंग ऑन लीव, सस्पेंशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। सभी केस में, चाहे आप लीव में हो, चाहे आप सस्पेंशन पीरियड में हो, चाहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया, तो उसमें मगर सब्सक्रिप्शन रिकवरी होगा, ओके। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं तो सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, मेरा सब्सक्रिप्शन ये नहीं है, मेरा पे से वो रिकवरी नहीं होगा। नहीं, चाहे लीव हो, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन आपका पे से लिया जाएगा सब्सक्रिप्शन। और ऐसा नहीं है, इसमें जो सब्सक्रिप्शन होता है, नो विथड्रॉल्स और लोन्स और एडवांसेस आर परमिसिबल। ना आप विथड्रॉ कर सकते हो, ना आपको आपका डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लोन्स और एडवांसेस मिल सकता है। हाँ, आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पर ए सब्सक्राइबर कैन असाइन द इंश्योरेंस कवर एंड एक्यूमुलेशन इन द सेविंग्स फंड टू ए रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑब्टेनिंग लोन अपन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यह याद रखना है। आपका जो
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में आपका जितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो दोनों में सब्सक्रिप्शन 70% आपका सब्सक्रिप्शन है, 70% सेविंग फंड में जा रहा है और 30% इंश्योरेंस फंड में जा रहा है। उसको आप देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट का हेड है उनका परमिशन के बाद, ठीक है। मगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवांसेस, कुछ लोन्स की ऐसा कुछ विथड्रॉल्स का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। नॉमिनीज, आपका नॉमिनीज जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में होता है वैसा ही है। इन द एब्सेंस ऑफ, आप नॉमिनेट किया है तो प्रॉब्लम नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ वैलिड नॉमिनेशन अंडर द स्कीम, नॉमिनेशन मेड अंडर जीपीएफ और सीपीएफ रूल्स में बी एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पज। कैसे होता है ना, इक्वल शेयर्स टू द विडो और विडोज, माइनर सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, उनमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी शेयर होगा। ओके, यदि वैलिड नॉमिनेशन नहीं है। विडो, माइनर सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, माइनर सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। यदि माइनर सन मेजर सन हो जाएगा और अनमैरिड डॉटर जो मैरिड हो जाएगा, वो उनको जो ये फैसिलिटी होता है वो अवेल करते हैं, वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, इक्वली शेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट केस, इन द केस ऑफ माइनर सन्स एंड डॉटर्स, यदि माइनर सन्स डॉटर से देयर मदर हु इज नॉट ए मुस्लिम लेडी विल बी डीम्ड टू द नेचुरल गार्डियन एंड देयर शेयर्स कैन बी पेड टू द मदर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गार्डियनशिप। तो यदि सन्स एंड डॉटर्स माइनर होते हैं तो उनका जो नेचुरल गार्डियन उनका मदर होते हैं वो मुस्लिम लेडी नहीं होना चाहिए, तो उनको पेड कर दिया जाएगा विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। कोई गार्डियनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना है। और आपको यदि माइनर सन्स माइनर डॉटर्स है उनका जो शेयर है वो मदर को पेड कर दिया जाएगा, मगर वहाँ पर मदर मुस्लिम लेडी नहीं होगा। मुस्लिम लेडी होगा तो उनको प्रोडक्शन ऑफ गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देना है। नेक्स्ट वन, इन द एब्सेंस ऑफ द अबव मेंबर्स, यदि अबव मेंबर्स एब्सेंट है, पेमेंट्स विल बी मेड इन इक्वल शेयर्स टू अदर मेंबर्स। यदि अबव मेंबर्स नहीं है तो फिर ये जो मेंबर्स है लाइक पेरेंट्स फादर मदर, माइनर ब्रदर्स, मेजर माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर्स, देन डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रेन। जो आपका कंसर्न एम्प्लॉय का जो सन है तो उसका डेथ हो चुका है, डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन, वो भी अवेल कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डर में वो जो शेयर होता है वो अवेल करेंगे। वो जीपीएफ और सीपीएफ जैसा होता है वैसा ही, यदि वैलिड नॉमिनेशन नहीं है। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन केस ए मेंबर ऑफ द CGEGIS इज मिसिंग, द अक्यूमुलेशन इन द सेविंग्स फंड विल बी पेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय का मिसिंग हो जाता है तो उसका जो सेविंग फंड में जितना अमाउंट अक्यूमुलेट है तो उसको कितने ईयर्स के बाद उसको मिलेगा? 1 2 3 4, आंसर इज बी टे, आफ्टर 1 ईयर। ओके, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय मिसिंग हो जाता है, उसमें जो उसका सेविंग फंड है, 2 फंड है ना, सेविंग फंड और इंश्योरेंस फंड, जो सेविंग फंड में जितना अमाउंट अक्यूमुलेट हुआ है वो 1 ईयर के बाद उसको मिल जाएगा, उसका कंसर्न फैमिली मेंबर को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, when will the insurance cover be paid to the nominee or heirs in case the employee goes missing? वैसा ही अभी मैं बताया, यदि कंसर्न एम्प्लॉय का मिसिंग हो जाता है तो 1 ईयर के बाद उसका सेविंग फंड में जितना अक्यूमुलेट हुआ है उसको मिल जाएगा, पर इंश्योरेंस कवर कब मिलेगा? आफ्टर फाइलिंग द FIR बाय द फैमिली, आफ्टर 7 years फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द मेंबर, आफ्टर 2 years फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द मेंबर, आफ्टर सबमिशन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड बाय फैमिली। तो यहाँ पर आंसर बिट बी, आफ्टर 7 years फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द मेंबर। 7 साल के बाद मिलेगा जो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 7 years के बाद मिलेगा, मगर सेविंग फंड जो है उसमें जो अमाउंट अक्यूमुलेट है वो 1 ईयर के बाद मिलेगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, आफ्टर 7 years फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसअपियरेंस, माने आप जो कैलकुलेट होगा, इस सपोज नवंबर में वो मिसिंग हो गया तो दिसंबर से आपको जो कैलकुलेट करना है 7 years, वो दिसंबर से कैलकुलेट होगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल में सपोज नवंबर में मिसिंग हो गया तो दिसंबर मंथ से वो कैलकुलेट होगा और आफ्टर 7 years उसको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, और आफ्टर 1 ईयर उसको सेविंग फंड में जो अक्यूमुलेट जो अमाउंट है उसको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मिसिंग एम्प्लॉइज इन केस ऑफ CGEGIS, रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी मेड फ्रॉम नॉमिनीज और हायर्स फॉर 1 ईयर। जो भी जब मिसिंग होता है, जो
1 ईयर के बाद सेविंग फंड में जितना अमाउंट अकुमुलेट हुआ है वो मिलेगा, मगर वो जो 1 ईयर में जितना भी सब्सक्रिप्शन होगा वो रिकवरी होगा नॉमिनीज और हायर से। और सिमिलरली जो नेक्स्ट 6 ईयर्स एंड देयर आफ्टर प्रीमियम, जो इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम दिया जाता है वो भी 6 ईयर्स के लिए चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सब्सक्रिप्शन जब मिसिंग हो जाता है, नेक्स्ट मंथ से आप कैलकुलेट कर लो 1 ईयर, उसमें जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो नॉमिनीज और हायर से वो उसको रिकवरी किया जाएगा। और 1 ईयर के बाद जो सेविंग फंड में जितना अकुमुलेट हुआ है तो वो नॉमिनीज को और हायर्स को मिल जाएगा। और फिर 1 ईयर आप जो सब्सक्रिप्शन है वो नॉमिनीज हायर्स भरेगा। नेक्स्ट जो 6 ईयर से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी भरा जाएगा। ओके, और 7 ईयर्स के बाद जो इंश्योरेंस कवरेज है वो एक्चुअली नॉमिनीज को और हायर्स और फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, इफ एन इंडिविजुअल मेंबर इज इन ए पोजीशन which does not permit him to subscribe to the scheme, he may be permitted to take। ये क्या है? समझ, ऐसा कोई कंसर्न एम्प्लॉय है, उसका ऐसा फाइनेंशियल स्थिति इतना खराब है, वो उसका पे से वो सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल मेंबर इज इन ए पोजिशन which does not permit him to subscribe to the scheme, he may be permitted to take dash। तो वो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? ये बैंक लोन, ए ब्रेक फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ए विथड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ और सीपीएफ फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर बिट सी है। उसका जो जीपीएफ और सीपीएफ जो सब्सक्रिप्शन है उससे वो 1 ईयर्स के लिए जितना सब्सक्रिप्शन उसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में उसको देना पड़ेगा, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वो विथड्रॉल करेगा जीपीएफ और सीपीएफ में, और वो नॉन रिफंडेबल होगा। राइट, तो 1 ईयर में जितना सब्सक्रिप्शन उसको देना है वो उसको विथड्रॉ करेगा जीपीएफ और सीपीएफ फंड से। राइट, और वो नॉन रिफंडेबल होगा। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन एम्प्लॉय इज डेप्यूटेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर ऑन रेगुलर बेसिस एंड डेप्यूटेशन इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी। यदि एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में उसका डेपुटेशन में चला गया, और डेपुटेशन इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, तो आप जो डेपुटेशन में जा रहे हो वो पोस्ट एक्चुअली फिलअप किया जाता है डेपुटेशन में। ओके, जो वो पोस्ट है जो और एक डिपार्टमेंट में आप डेपुटेशन में जा रहे हो, एक्चुअली वो जो पोस्ट यहाँ पर वैकेंट पड़ा है वो ओनली डेपुटेशन में वो कंसर्न एम्प्लॉय को लिया जाता है। तो इस केस में द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी द रेट डिसाइडेड बाय द पेरेंट डिपार्टमेंट, द रेट डिसाइडेड बाय द बोरोइंग डिपार्टमेंट, the rate shall be determined with reference to the post to which he has been appointed on deputation, the rate decided by the employee. Answer is bit C, the rate shall be determined with reference to the post to which he has been appointed on deputation. Okay, answer is bit C. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, when an employee is on extraordinary leave, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में उसको लीव सैलरी नहीं मिलता है, his CGEGIS subscription shall be recovered in less than how many installments after he resumes duty। मैं बोल चुका हूँ, चाहे लीव हो, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो, चाहे सस्पेंशन हो, सब्सक्रिप्शन रिकवरी होगा। यदि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में तो लीव सैलरी नहीं मिलेगा, तो वो जब ज्वाइन करता है, जब ड्यूटी उसका रिज्यूम हो जाता है, तो उसको जो भी जितना सब्सक्रिप्शन है उसको लेस देन 4 इंस्टॉलमेंट्स में उसको रिकवरी कर दिया जाता है। लेस देन 4 इंस्टॉलमेंट्स में वो सब्सक्रिप्शन को रिकवरी कर दिया जाएगा, तो जितना मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो आंसर इज बिट सी, इट इज 4। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट पेड टू द नॉमिनीज और हायर्स ऑफ ए मेंबर ऑफ CGEGIS हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। यदि सर्विस में डेथ हो जाता है कंसर्न एम्प्लॉय का, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में उसको क्या फायदा उसको मिलता है, उसका जो नॉमिनीज है और हायर्स है, ओके, उनको क्या फायदा मिलता है? तो यहां पर 3 प्रकार का फायदा मिलेगा। द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, डेथ होने से इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस फंड एक पार्ट 30% जो सब्सक्रिप्शन होता है 30% इंश्योरेंस फंड में जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तब इंश्योरेंस कवरेज है, तो वो नॉमिनीज को और हायर्स सभी फैमिली मेंबर को मिलेगा। नेक्स्ट है जो सेविंग फंड है, हम जानते हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन का 70% किस में जाता है, सेविंग फंड में। तो जितना एक्यूमुलेटेड है द अमाउंट ऑफ सेविंग्स फंड
ड्यू फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप इन द लोएस्ट ग्रुप, तो वो भी मिल जाएगा। और एक है यदि वो कोई हायर पोस्ट में उसमें प्रमोशन हुआ था, तो हायर पोस्ट में वो जाता है, उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, तो अमाउंट्स ड्यू टू हिम फॉर द एडिशनल यूनिट्स रेज्ड ड्यू टू अपॉइंटमेंट और प्रमोशन टू हायर ग्रुप। यदि उसका और कोई डिपार्टमेंट में हायर ग्रुप में अपॉइंटमेंट होता है कि उसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, तो उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है और वो एडिशनल अमाउंट को भी उसको मिलता है। तो 3 चीज़ मिलेगा। आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। एक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, एक सेविंग फंड में जो उसका अकोमुलेशन है वो भी मिलेगा, और थर्ड वन जब उसका प्रमोशन हुआ था कि और कहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था एक हायर पोस्ट में, उसमें जो एडिशनल सब्सक्रिप्शन वो किया था उसके हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा। आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स आर पेबल टू एन एम्प्लॉई हु सीजेस टू बी इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा। यदि रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट टाइम में, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स आर पेबल टू एन एम्प्लॉई हु सीजेस टू बी इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा। इट इज अगेन मैं मेंशन नहीं किया कि वही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है द अमाउंट ऑफ सेविंग्स फंड ड्यू फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप इन द लोएस्ट ग्रुप एंड द अमाउंट्स ड्यू टू हिम फॉर द एडिशनल यूनिट्स रेज्ड ड्यू टू अपॉइंटमेंट और प्रमोशन टू हायर ग्रुप। यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलेगा। जो उसका नॉर्मली उसका रेजिग्नेशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई इंश्योरेंस फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, तो उसके सेविंग फंड में जो अकोमुलेशन है वो मिल जाएगा, और वो कैलकुलेशन होगा जब कोई हायर पोस्ट में उसका प्रमोशन हुआ था कि सपोज और कोई हायर पोस्ट में उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, जैसे वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर और एक डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट में उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उस केस में उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ गया था, तो वो जो एडिशनल अमाउंट है उसको भी मिलेगा। बिट बी द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस टू व्हिच ही इज एंटाइटल्ड टू, ये तो नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ सेविंग्स फंड ड्यू फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप इन द लोएस्ट ग्रुप, both A and B. Answer is bit A. The amount of savings fund due for the entire period of his membership in the lowest group and the amounts due to him for the additional units raised due to appointment or promotion to higher group. यहाँ पर 2 बेनिफिट मिलेगा। आंसर इज बिट ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम के ऊपर मैं बताया। 19 में कंडक्ट रूल्स के ऊपर आएंगे, गिफ्ट के ऊपर। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स डैश। जो आप कंडक्ट रूल देख लीजिए, जो 13 है वो गिफ्ट रिलेटेड है। कंडक्ट रूल 13 जो है इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको गिफ्ट 5000 से ज़्यादा होगा तो आपका गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। ऐसा कोई गिफ्ट आपको मिलता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स को कोई गिफ्ट मिलता है जो उसका वैल्यू 5000 से ज़्यादा है, तब गवर्नमेंट का सैंक्शन होने से वो गिफ्ट को आप रिसीव करोगे। 5000 से कम है, गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं चाहिए। वही क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड्स ₹5000। ओके, आंसर इज बीट ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, सिमिलरली ग्रुप सी एंड डी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप सी एंड डी shall not accept any gift without the sanction of the government if the value thereof exceeds dash। आपको याद रखना है सी एंड डी के लिए, ग्रुप सी एंड डी के लिए जो गिफ्ट उनको मिलेगा वो 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। 2000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा गिफ्ट का वैल्यू, तब गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, राइट। जैसे ग्रुप ए एंड बी के लिए वो मोर देन 5000 तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर ग्रुप सी एंड डी के लिए जब गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 2000 होगा तब गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। तो वही है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप सी एंड डी shall not accept any gift without the sanction of the government if the value thereof exceeds, answer is BD, ₹2000। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस था। तो माय फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। सब्सक्राइब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मेरा वीडियो आगे में आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। तो ऐसा ही मैं अच्छा टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊंगा। डेफिनेटली इट वुड बी यूजफुल फॉर यू एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू दोज आई मीन्स माई फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिंसिपल एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया टॉपिक लाऊंगा आगे में। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग सम गुड टॉपिक। सो प्लीज़ माई फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल। In some cases, suppose you detect any error, please forgive me and pardon me. So error and omission is there, and you all are also talented and intellectual person. So please, if you detect any error, please
rectify it, and in comment also you can mention it, and again in subsequent time I will try to minimize the error. Thank you. Namaskar to all of you.